चले। भारत की भूगोल में सिंधु नदी तंत्र को समाप्त कर चुके हैं, गंगा नदी तंत्र की सारे वर्णन कर चुके हैं। दो दो पार्ट और बचे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। ये सबसे बड़ा चैप्टर होता है, इसको पढ़ने के बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा देंगे। इसके पहले वीडियो में बता चुके थे, ब्रह्मपुत्र नदी 4 जगहों पे उसका नाम परिवर्तित होता है। जैसे तिब्बत के पठार पे उसका नाम अलग हो जाता है, जैसे ही यूटर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसका नाम अलग हो जाता है, असम घाटी में भी उसका नाम अलग हो जाता है, और बंगाल की खाड़ी में पहुंचते पहुंचते बांग्लादेश में भी उसका नाम अलग हो जाता है। चारों नाम क्या क्या है इस पर चर्चा बता चुके हैं। आज जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। इस पर 2 तरह की नदियां होती हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती हैं, या तो अरब सागर में गिरेंगी पश्चिम दिशा में बहकर, या तो पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। यही है। लिखिए, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, लिखिए प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां को 2 भागों में, 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। नंबर 1, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। नंबर 1, अरब सागर में अरब सागर में गिरने वाली नदियां। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये बात समझ में आ गई भैया। हिमालय से निकलने वाली कोई भी नदी, जो हिमालयी तंत्र है, सारी नदियां वहां भी अरब सागर में गिर रही थी और यहां भी अरब सागर में गिर रही हैं। प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलेंगी, जो पश्चिम दिशा में जिनका प्रवाह तंत्र होगा, मतलब जो पश्चिम दिशा में बहेंगी, वो कहां गिरेंगी? अरब सागर में। जो पूरब दिशा में जिनका अपवाह तंत्र होगा, अर्थात पूरब दिशा में बहेंगी, वो कहां गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अब हेडिंग डालिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। हेडिंग डालिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। पहली हेडिंग डालिए, दामोदर नदी। नंबर 1 लिखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। नंबर 1, इसको इस तरह इसलिए लिखा रहे हैं, अगर दोनों नदियों को इकट्ठा कर देंगे तो ये भूल जाओगे बाद में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इसलिए दोनों पार्टों को अलग करने से जब एक बार पढ़ लोगे, ये पता लग जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं और कौन सी अरब सागर में। तब कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए इसके सदैव 2 भागों में बांटकर पढ़ना चाहिए। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, पहली नदियां लिखिए, दामोदर नदी। दामोदर नदी की चर्चा कर चुके हैं। कहां से निकलती है ये? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ये किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। अपना डायरेक्ट जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती। लिखिए, दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जब दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार पढ़ा थे, एक बात और बताए थे, यह एक ऐसी नदी है, नर्मदा, ताप्ती तथा दामोदर नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी क्या है? भ्रंश घाटी क्या है पता है? नहीं,
भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि दोनों तरफ पहाड़ियां स्थित हो और बीच से नदी बह रही हो, अर्थात इसका तल दोनों पहाड़ियों से नीचे हो, अर्थात ये कौन सी घाटी है, ये रिफ्ट वैली जिसको कहते हैं, अर्थात भ्रंश घाटी कहते हैं। देखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और भ्रंश घाटी से बहते हुए पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए और भ्रंश घाटी से बहते हुए पूरब दिशा में, किस दिशा में बहती है भैया, अगर बंगाल की खाड़ी में इस नदी को गिरना हो तो किस दिशा में बहाव होगा, पूरब दिशा में। पूरब दिशा में बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी से पूरब दिशा में बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है, हुगली नदी से मिल करके अपना जल गिराती है। लिख लीजिए, अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है। हो गया भैया। झारखंड से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है, स्वर्ण रेखा नदी। प्रश्न बहुत बार पूछता है कि झारखंड की राजधानी रांची किस नदी के किनारे स्थित है, वो नदी है स्वर्ण रेखा नदी। बहुत बार पूछता है प्रश्न। देखिए स्वर्ण रेखा नदी, अभी नहीं उसका नाम है, सिर्फ हेडिंग डालिए भैया, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी झारखंड की राजधानी क्या है भैया, रांची से निकलती है तथा उड़ीसा के पूर्वी तट पर, कहां गिरेगी ये, बंगाल की खाड़ी में, तथा उड़ीसा के पूर्वी तट पर अपना मुहाना बनाती है। तथा उड़ीसा के पूर्वी तट पर अपना मुहाना बनाती है। हो गया भैया। अब ये जो नदी है इसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसमें जीव जंतु नहीं पाए जाते। उसका कारण यह है कि छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है। उस औद्योगिक क्षेत्र से जितने भी मलबे निकलते हैं सारे मलबे इस नदी में फेंक दिए जाते हैं
अर्थात कचरा फेंक दिया जाता है, इस कारण वहां पर जीव जंतु जो हैं उसमें उपस्थित रहने वाले मर जाते हैं, अर्थात ये इसमें जीव जंतुओं की कमी हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। देखिए छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है। इसलिए औद्योगिक इकाइयों से निकला जो रासायनिक अपशिष्ट होता है, इसलिए औद्योगिक, कानपुर गए हो क्या? कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। उस चमड़े के लिए जो प्रसिद्ध है, चमड़े के जो जहां चमड़ा बनता है उसको चमड़े को गलाया जाता है टेम्परेचर पर, 850 के ऊपर टेम्परेचर रहता है। उससे जो गंदगी निकलती है उस गंदगी को भी गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। और कानपुर में गंगा बहुत ज्यादा प्रदूषित है, बहुत ज्यादा। वहां पर पानी इसलिए काला हो गया चमड़े की वजह से, चमड़े की गंदगी की वजह से गंगा नदी जी का पानी काला है इस समय। कारण क्या है? औद्योगिक क्षेत्र का कारण है। कानपुर में जो चमड़ा उद्योग है उसकी वजह से ऐसा प्रभाव हुआ है। लेकिन सरकार को फायदा हो रहा है ना, राजस्व की उगाही है, वहां से आय का स्रोत ज्यादा है, राजस्व मिल रहा है। सरकार कोई भी राज्य हो बिना राजस्व के नहीं चल सकता है। भाई जनता को जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, सरकार पैसा थोड़ी है कि जब इच्छा हुई छाप लेगा। एक नियत आरबीआई की एक नियत डेडलाइन होती है, उसी के तहत पैसा छपता है। ऐसा नहीं कि आवश्यकता के अनुसार पैसा निकल सकता है, ऐसा नहीं है। तो वसूली, अगर राजस्व का आय नहीं होगा तो सुविधाएं कैसे बढ़ेंगी पब्लिक की? औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट को स्वर्णरेखा नदी में बहा दिया जाता है। स्वर्णरेखा नदी में बहा दिया जाता है। स्वर्णरेखा नदी में बहा दिया जाता है, जिस कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं, जिस कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। जिस कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। हो गया भैया? स्वर्णरेखा नदी प्रदूषित होने के कारण, स्वर्णरेखा इसको इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषित होने के कारण इसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। इसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषित होने के कारण इसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। अगर जलीय जीव नहीं पढ़ाएंगे, जब बायोलॉजी पढ़ा रहे थे तो आपको जैविक और अजैविक दोनों घटक पढ़ाए थे क्या? पर्यावरण पढ़ाते समय बताए थे, जैविक घटक और अजैविक घटक। अगर जलीय जीव नहीं पाए जाएंगे, जिसमें जीव होगा वही जैविक घटक होगा। तो अगर जलीय जीव की मात्रा नदी में कम है, इसका मतलब इस नदी को क्या कहेंगे? जैविक मरुस्थल कहते हैं। अब बात समझ में आए जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है स्वर्णरेखा नदी को? क्यों?
क्योंकि इसमें जीवों की कमी है। अगर जीव नहीं तो जैविक मरुस्थल नहीं, तो कैसी हो जाएगी? अजैविक घटक में आ जाएगी। इसलिए इसे सबसे बड़ा अजैविक घटक बताए थे क्या? क्या बताए थे अनुराग? समुद्र बताए थे कि सबसे बड़ा अजैविक घटक समुद्र होता है। बताए थे पर्यावरण पढ़ाते समय। अजैविक घटक जीव से मतलब नहीं, अजैविक घटक की बात कर रहे हैं। मतलब अजैविक घटक जो विश्व में है वो सबसे बड़ा कौन सा होता है? समुद्र, अजैव जिसको बोलते हैं। इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, इसको याद रखना। जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है, बात क्लियर हो गई भैया? अब उतार लो फिर। जैविक मरुस्थल भैया, जैविक मरुस्थल का मतलब होता है जहां पर जीव नहीं पाए जाएंगे। रेगिस्तान को मरुस्थल किस लिए कहते हैं? क्योंकि वहां पर कुछ उगता ही नहीं है। हट जाए, उतारो। अब हेडिंग डालिए महानदी। इतना ध्यान रखना कि जितनी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं सभी डेल्टा का निर्माण करेंगी। जितनी नदियां अरब सागर में गिर रही हैं एक भी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? हाँ, डेल्टा और एस्चुरी के बारे में बता चुके हैं कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनका प्रवाह अधिक है। बिल्कुल सही पढ़ रहे हो तुम। अगर प्रवाह अधिक है तो डेल्टा का निर्माण, एक डेल्टा बंद कैसे रहा है? नदियों के द्वारा लाए गए अवशोधों को इकट्ठा करने से किसका निर्माण हो रहा है? डेल्टा का। अवसाद तभी इकट्ठा होगा जब प्रवाह कम होगा। जब धारा का प्रवाह अधिक होगा तो मिट्टी इकट्ठा ही नहीं होगी, मिट्टी काट देगी नदी। यही कारण है कि अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, ताप्ती नदियां, साबरमती, ये क्या करती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का प्रवाह कम होता है, इसीलिए अपने मुहाने पर ये मिट्टी का टीला इकट्ठा कर देती हैं और उससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे लिखिए महानदी। महानदी, हाँ भैया, डेल्टा जो अवसाद होता है मिट्टी का, मिट्टी के अवसादों पर जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही हैं, अपने मुहाने पर मान लीजिए अगर यहाँ पर मिट्टी छोड़ रही हैं, एक त्रिभुजाकार आकार ले लेती है। त्रिभुजाकार आकार बना कैसे, ये भी देखिए। यहां तक नदी आई, अब इसके अगर यहाँ पर लगातार मिट्टी का टीला इकट्ठा हो रहा है तो नदी यहां से बह जाएगी और यहां से बह जाएगी। तो जो ये आकार बनेगा, ये आकार कोई बनाने नहीं गया है, ये नदियों के प्रवाह से जो इसकी धारा बह रही है, ये आकार तुम्हें त्रिभुजाकार कहाँ दिख जाएगा? जो नहर है आपकी नदी, यहां पर जब पानी कम हो जाएगा तो जहां मिट्टी का टीला अधिक होगा वहां पर देखना, जब यहाँ धारा 2 फूटेगी, जब यहाँ पे पानी नहीं चल पाएगा, ये पानी जो पीछे से हल्का हल्का आ रहा है इकट्ठा तो हो नहीं सकता, ये तो बहाव होगा ना। इसके बगल से जहां ढलान है जब बहेगा, ये जो मिट्टी है ऑटोमेटिक कट के त्रिभुजाकार रूप ले लेती है। कैसा रूप ले लेती है? त्रिभुजाकार रूप ले लेती है। इसी त्रिभुजाकार रूप को ही डेल्टा कहते हैं। इसको कोई बनाने नहीं गया, इसी नदी के द्वारा लाए गए जो मिट्टी है, इसी मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है डेल्टा का। ये बात समझ में आई? ये भैया किसको? नहीं, दलदल को डेल्टा, दलदल में डेल्टा का निर्माण हो ही नहीं सकता। जिस भूमि में दलदली होगी वो मिट्टी धंसती चली जाएगी, वहां डेल्टा नहीं बनेगा। डेल्टा बनने का मतलब है, पहले मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, नदी का प्रवाह है, नदी बह रही है, जब तक इसमें प्रवाह तेज होगा यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा ही नहीं होनी है। जैसे अगर यहाँ पे नदी बह रही टीकर वाली मान लीजिए, और अगर इसमें प्रवाह अधिक है तो पुल के नीचे और दूर जाके देखिए तो वहां पर गहराई अधिक है। अगर गहराई अधिक है
तो वहां पर इस तरह की मिट्टी इकट्ठा नहीं होगी, जो नदी प्रवाह है वो इस मिट्टी को काट देगी, तो डेल्टा बनने ही नहीं पाएगा। डेल्टा तभी बनेगा जब यहाँ पर धारा प्रवाह कम हो जाएगा, मतलब आने वाला पीछे से पानी जो है वो कम है, जो इस मिट्टी को काटने की इसकी क्षमता नहीं रह गई है, किसकी, जो पानी आ रहा है। तो इस डेल्टा में जो यहाँ पर पहले से पानी, यहाँ अवसाद जमा थे, अब और मिट्टी ला करके अवसाद अगर यहाँ से धारा इसकी कटेगी, तो जो मिट्टी अपने साथ लाई है नदी वो यहीं पे छोड़ देगी। ये टीला धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, नदी धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है, टीला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यही हुआ, यही कारण है कि सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। क्यों, इसको बनाया किसी ने नहीं। मान लीजिए आज डेल्टा इतना बड़ा रहा, कल नदी का प्रवाह और कम हुआ और यहाँ तक आई नदी के, अब यहाँ पर जो अवसाद लाई है ये छोड़ेगी जरूर। भाई अवसाद तो नदियां बह रही हैं तो हरदम लाएंगी ना, ऐसा थोड़ी एक बार ला दी अब नहीं लाएंगी। अगर जैसे पानी खेत में भी लगाते हो, एक बार पानी मान लीजिए सींच दिए, दोबारा सींचते हो तो क्या मिट्टी नहीं कटती, फिर भी कटती है ना। जितनी बार नदी का प्रवाह बढ़ रहा है, मिट्टियां साथ में ला रही हैं, तो जितनी बार डेल्टा से लगातार जमता जा रहा है, ये बढ़ता हुआ डेल्टा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसीलिए डेल्टा सुंदरबन का सबसे बड़ा डेल्टा बन गया है। अब बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ डेल्टा है। कौन सा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। कहाँ तक विस्तृत है ये भी बता चुके हैं। कहाँ तक विस्तृत है, मणिपुर से निकलने वाली नदी मेघना नदी के तट तक किसका विस्तार है, किसका विस्तार है, सुंदरबन के डेल्टा का विस्तार है। इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते, कहाँ पहुंच गए, ये हो गई हेडिंग डालिए, महानदी। महानदी कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का क्षेत्र पठार बनाते समय बताए थे, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है तथा उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। देखिए महानदी, हेडिंग डालिए महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है तथा उड़ीसा के कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। उड़ीसा के कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। हो गया भैया। अब हेडिंग डालिए गोदावरी नदी। सबसे पूछा जाने वाला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की, पहला प्रश्न इसका सुन लीजिए फिर लिखवा रहे हैं, लिखते हैं। पहला प्रश्न इसमें बनता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी के त्रयंबक चोटी से निकलती है। त्रयंबक चोटी कहाँ स्थित है, नासिक में स्थित है। कहाँ है, नासिक में। पहला प्रश्न क्लियर हो गया, कहाँ से निकल रही है, त्रयंबक चोटी से। त्रयंबक चोटी कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर नासिक में स्थित है। हो गया। कहाँ गिरती है, दूसरा प्रश्न बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
हो गया। दूसरा प्रश्न इसका बनता है, प्रश्न पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या है? गोदावरी है। तीसरा प्रश्न इसका बनता है कि दक्षिण भारत की या पूरे भारत की जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। यही एक प्रश्न और बनता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं, तो प्रश्न बदल जाता है, कावेरी नदी हो जाता है। हो जाता है? क्लियर हो गया? अब हेडिंग डालिए गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी नदी हेडिंग डालिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट पर स्थित, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पढ़ा चुके हैं, ये बात क्लियर है। नासिक कहाँ स्थित होगा? महाराष्ट्र किस घाट पे स्थित है? महाराष्ट्र किस घाटी में स्थित होगा, पूर्वी की पश्चिमी? सब भुला जा रहे हो यार, क्या मतलब निकलेगा भाई? पश्चिमी गुजरात के नीचे अगर महाराष्ट्र है तो किस घाट में स्थित है? पश्चिमी घाट में। क्या भैया चल नहीं रहा क्या? काट दो उसको। ये वाली चल रही है, चलो। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के नासिक जिले में निकट त्रयंबक चोटी से निकलती है। त्रयंबक चोटी से त्रयंबक चोटी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अपना मुहाना बनाती है। इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। गोदावरी नदी, पहला पॉइंट लिखिए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की कितनी लंबाई लिखवाए हैं इसकी? 1465। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा पॉइंट लिखिए, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, देखे होगे परीक्षा देते समय, बैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पूछता है इसी की। तीसरा पॉइंट लिखिए, बैन गंगा और पैन गंगा, ये तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने प्रश्न लिखवा दे रहे हैं हर लाइन में, इसीलिए प्रश्न बना दे रहे हैं। हर लाइन को रट के जाना, सब लाइनों में प्रश्न तुम्हें मिल जाएंगे। बैन गंगा तथा पैन गंगा बैन गंगा तथा पैन गंगा गोदावरी की सहायक नदी हैं। गोदावरी की सहायक नदियां हैं।
वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। लिखिए, वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब हेडिंग डालिए कृष्णा नदी। अभी नहीं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, हीरा नहीं पाया जाता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, इसके हीरा नहीं पाया जाता है। पूर्व कर्नाटक जिला जो है, नहीं, सोने की खान है कोलार की, लेकिन वहां सोना नदी में थोड़ी पाया जाएगा। नहीं, हीरा नहीं पाया जाता। इसके तट पर, इसके बगल में, तट में सोने की खानें हैं कर्नाटक में। अगर हेडिंग ना डाले हो तो इसमें एक लाइन छोड़ दिए हो, लिखवा दिए वो भी। कि कितने राज्यों से बह रही, इसको भूल गए हैं, लिख लीजिए। अगर बचा हो पॉइंट लिख लीजिए। चौथा पॉइंट, गोदावरी नदी गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। आंध्र प्रदेश के निकट ही अपना मुहाना बनाती है, राजमुंदरी के समीप ही। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। हेडिंग डालिए कृष्णा नदी। हेडिंग डालिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर चर्चा कल करेंगे। ये दक्षिण भारत की कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन है? गोदावरी। दूसरी कृष्णा नदी। बंद करो।